बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि इस एयरपोर्ट का श्रेय जो बीजेपी इसे लेने का प्रयास कर रही है वो गलत है, क्योंकि इसकी रूपरेखा तो बहुजन समाज पार्टी के समय बनी थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने फिरोजाबाद एयरपोर्ट को मंजूरी नहीं दी, वरना जेवर के साथ साथ चूड़ी की भी रौनक होती। तो कर लेना चाहिए था शुरू, किसने रोका? यहां पर आप नोट करेंगे कि अलग अलग राजनीतिक दल, उनका एक मापदंड हो गया है। जी हमने कल्पना की थी, हमने कागज पे कुछ उतार दिया था, पर काम क्यों नहीं हुआ? जमीन पे काम होने चाहिए। काम तो किए नहीं जमीन पे, और जो काम जमीन पे करता है तो उसको कहते हैं कि आप श्रेय क्यों ले रहे हैं। तो ऐसे तो कल्पना करके आप अपने पलंग पे रोज सो जाइए और कहिए जी मैंने कल्पना की है कि एक दिन भारत विकसित देश होगा। अब हमने तो कल्पना की थी, काम तो किया नहीं देश को विकसित करने के लिए। ऐसे ही 1972 में 71 में गरीबी हटाओ नारा दिया, हमने कल्पना की कि गरीबी हटाएंगे, पर गरीबी हटाई नहीं। हमने कल्पना की है कि हम ये काम करेंगे, काम किए नहीं। असलियत जो है, जमीनी हकीकत देखेंगे तो हर विभाग में आप देखेंगे तो हमेशा दूसरी सरकारों ने काम करने की जगह राजनीति की। अब काम हो रहे हैं तो इनकी हवा निकल रही है, क्योंकि जनता जो है काम के ऊपर में वोट देती है। मैं कह रहा हूं अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पहले केवल लकीरें खींची जाती थी, तो आगरा एक्सप्रेसवे कैसे बन गया, मेट्रो कैसे बन गई? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन शपथ ली और आज तक, नलिन जी आप बता दीजिए कौन सा काम पूरा होकर के खड़ा है? केवल आप राजनीति करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे। तो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये विकास के मॉडल पर काम नहीं करते हैं। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 5 साल के किए हुए कामों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट पर जबरदस्त आज शो हुआ है, एक इवेंट फिर से इवेंट जीवियों का हुआ है। जेवर एयरपोर्ट पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको अभी मुआवजा नहीं मिला है, जिनको विस्थापित होने के लिए घर नहीं दिए गए, जो टेंट गाड़ के रह रहे हैं, उनको क्यों गाजियाबाद की पुलिस लाइन ले जाया गया है? उनको क्यों 10 दिन से नजरबंद करके रखा हुआ है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा विकास है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जहां तक बात हो, उसमें राजनीति नहीं दिखनी चाहिए, उसमें राष्ट्र नीति दिखनी चाहिए। फिर चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका शिलान्यास किया हो या उद्घाटन किया हो या उनके कार्यकाल में वो बनी हो। क्या अब इस आंदोलन को और इतना तेज करने की जरूरत है क्या प्रधानमंत्री का उठाया गया कदम कोई मायने नहीं रखता है? ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के कदम का स्वागत नहीं हुआ, स्वागत भी हुआ है और धन्यवाद भी हुआ है, और ये हल निकलेगा बहुत जल्दी। एमएसपी एक ऐसी चीज है जो कागजों में है लेकिन किसान को मिलती नहीं है। ये भी एक ऐसा सच है जो किसी से छिपा नहीं है, इसको जानते सच सब हैं, लेकिन हाँ इसकी कोई नहीं भरता। देखिए बिहार में निजी मंडियां समाप्त हुई, इसी तरह के कानून लागू हुए, वहां पे मंडियां बंद होगी तो किसान का जो धान है बिहार से खरीद के उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीच के लोग बेचते हैं किसान के नाम पे, उनको मिलता है एमएसपी, किसानों को मिलता है 800 रुपए। आप तराई में चले जाओ, तराई में सेलर मिल जो खरीद नहीं कर सकते, डायरेक्ट खरीद होती है कांटा लगा के, और 1000 रुपए 11 रुपए मजबूरी के हिसाब से, जिस किसान की जितनी मजबूरी हो उस रेट पे आप खरीद लो। तो ये आज एमएसपी की हकीकत है। अगर एमएसपी गारंटी होती है तो किसान को जीवन जीने का अधिकार तो मिल ही जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि देश में आत्महत्या में 50% गिरावट ना आए और इस देश की जीडीपी ना बढ़े तो बाद में किसानों को कहना कि आपने एमएसपी की गारंटी मांगी थी, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, आप बताइए क्या करना है। अगर किसान को 1100 के बजाय 1940 मिलेगा तो जो मोदी जी का 2 गुनी का वादा था, 2 गुनी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 1.5 गुनी हर हाल में होगी, इस बात की गारंटी है। एमएसपी पे 2006 में अंजना जी एक रिपोर्ट आई, 8 साल तक ठंडे बस्ते में रही, 1.5 गुना नहीं करी गई। करा किसने? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी, फिर एक भ्रम जाल फैलाया गया कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन 2 बार एमएसपी बढ़ा के घोषणा दोबारा हुई। यह अपने आप में दिखाता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की कितनी चिंता करते हैं, आपको अन्नदाता मानते हैं। मांगे जो है वो पुरानी मांगे हैं, एमएसपी की मांगे हो, बिजली संशोधन बिल की मांगे हो। अगर आपने कल कैबिनेट मीटिंग में ये बिल पर चर्चा की है तो आप एमएसपी पर भी ऑर्डिनेंस लाने की बात कर लेते। आप ठीक है कमेटी बना रहे हैं एक, लेकिन आप ऑर्डिनेंस ले आए। जब सरकार 7 वर्षों में 78 ऑर्डिनेंस ला सकती है, 80 ऑर्डिनेंस ला सकती है, तो आप एमएसपी के लिए भी ऑर्डिनेंस ले आइए, कमेटी भी बनाइए, वो समिति भी अपना काम करेगी।
जी। लेकिन किसानों को ये एश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ, एक ऑर्डिनेंस सरकार बना रही है, हमारी एमएसपी जो है उसको कानूनी जामा पहनाने का वादा जो है वो मोदी सरकार पूरा कर रही है। किसान आयोग का गठन हो, उसमें गन्ने का, गेहूं का, आलू का, सरसों का, अलग अलग फसलों के किसान हो और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो, फिर वो एमएसपी तय करे लागत मूल्य के अनुसार, माननीय स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत मूल्य का डोड़ा एमएसपी वो तय करे, वो सरकार माने, तब तो किसान का होगा भला। और एमएसपी सरकार गारंटी ले ले और एमएसपी सरकार तय कर दे, इससे किसान का कभी लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय नौसेना को आज कलावरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वेला की ताकत हासिल हो गई। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से आईएनएस वेला को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वेला पनडुब्बी 221 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची है, जिसकी गहराई 19 फुट, वजन 1565 टन। ये पनडुब्बी स्पेशल स्टील से बनी है, जिससे ये पानी के भीतर अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। अधिकतम 350 मीटर पानी के भीतर जाकर ये दुश्मन की गतिविधियों का पता लगा सकती है। आईएनएस वेला के भीतर 360 बैटरी सेल्स हैं। हर एक बैटरी सेल का वजन 750 किलो है। इसके भीतर 1250 किलोवाट डीजल इंजन लगे हैं। इन्हीं बैटरियों के दम पर आईएनएस वेला 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। आईएनएस वेला में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। ये सबमरीन माइंस भी बिछाने में सक्षम है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। ये सभी अन्य नौसेना युद्धपोतों से संचार कर सकती है। आईएनएस वेला आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का एहसास भी कराती है।